नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो क्या हाल चाल है? देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। 100+ ऑब्जेक्टिव है दोनों सब्जेक्ट को मिलकर के, साइंस और सोशल साइंस का। इसमें आप लोग का सोशल साइंस का जो बीबीआई ऑब्जेक्टिव है 2024 के लिए वो भी इसके अंदर शामिल है, और साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव जो है बीबीआई ऑब्जेक्टिव 2024 के एग्जाम के लिए वो भी इसके अंदर शामिल है। तो काफी बेहतरीन और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आप लोग वीवीआई बोलते हो ना, वो वाला वीवीआई आज के इस वीडियो के अंदर हम सब उठा करके लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोगों को देखना है। काफी बेहतरीन प्रश्न को उठाया गया है। वही बोलते हैं ना, हम हमेशा वही बोलते हैं, ऐसा सवाल जो एग्जाम हॉल में माहौल बना दे, उस टाइप का प्रश्न इस सेशन के अंदर हम लेके आए हैं। 100 से भी अधिक प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। और हमारे इस चैनल पे पहली दफा इतना ऑब्जेक्टिव हम एक साथ करवा रहे हैं। हालांकि अब तक तो हम चैप्टर वाइज ही करवा रहे थे, लेकिन अब समय समय पे आप लोगों को मिक्स ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने शेड्यूल के अंदर आप लोगों को बताया था कि एक संडे को हम लोग एक बड़ा वाला सीरीज लगाएंगे। तो वो बड़ा वाला सीरीज आज है आप लोगों का इस संडे। पहला आप लोगों का जो मिक्स ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है वो आपके अंदर यहाँ पे आपके सामने जो हम लेकर के आ गए हैं। तो चलिए वीडियो में ज्यादा बातें ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने कौन वाला आ रहा है। तो पहला सवाल आपके सामने आया, उससे पहले आप लोगों से एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो सेशन है इसके अंदर प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों को जैसा कि पहले से ही पता है कि 30 सेकंड का समय मिलता है। तो वो जो है वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। प्रत्येक सवाल का जवाब इसके अंदर भी आप लोगों को 30 सेकंड का देने को मिलेगा। हालांकि आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी आप लोग जवाब उसका देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं, और काफी लाजवाब प्रश्न और काफी शानदार और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। ये जो है प्रश्न आप लोगों को बताना है कि क्षेत्रवाद की एक भावना का कुपरिणाम क्या हो सकता है। अपने क्षेत्र से लगाव हो सकता है, ये कुपरिणाम तो नहीं है। राष्ट्रहित ये भी कुपरिणाम नहीं है, राष्ट्रीय एकता ये भी कुपरिणाम नहीं है, लेकिन अलगाववाद जो है वो क्षेत्रवाद की भावना से उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी कितनी आरक्षित सीटें हैं। आरक्षित सीटें आपको बताना है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 50%, 25%, 33% या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। देखिए, रिवीजन जो है वो हर रोज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लेनी है, दूसरा का दिन अच्छा पढ़ लेम नू, अच्छा काल पढ़ लेम, परसों पढ़ लेम, तरसों पढ़ लेम, अरसों पढ़ लेम, बरसों पढ़ लेम, तो वो बरसों भर में कहियो ना पढ़ पाए। आज पढ़ी, अभी पढ़ी, यही बेरा से पढ़ी, यही समय से पढ़ी, हाँ कि ना। देखी काल जब उ कहियो ना आवेला, उ हर रोज काल 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 होते रह जाई, और काल काल जे बानू उ काल काल उ काल बन जाई एग्जाम के समय में। तो यही से कहो काल काल जे हम कल पढ़ लेम, कल पढ़ लेम, उ कल कल जे बानू उ काल बन जाई। बाकी ना तो रोज पढ़े के बा, भले 2 घंटा पढ़ी, 4 घंटा पढ़ी, लेकिन रेगुलरिटी या टाइमिंग अपन मेंटेन करके रखी। ओसे का होखेला नु कि अपना अंदर एगो अनुशासन जगेला कि हमरा हई रोज हेतना समय में हेतना बजे से लेके हेतना बजे ले ई वाला सब्जेक्ट के पढ़ ले बा, है कि ना। तो ई सब्जेक्ट के इतना बजे से इतना बजे ले जब पढ़े में रहुआ रेगुलर जब इस चीज के कंटिन्यू करे तो रहुआ अंदर उ चीज के एगो अपने आप एगो आत्मविश्वास बढ़े लगी। धीरे धीरे रहुआ बुझाए लगी कि हाँ जिंदगी में कुछ बेहतर होता। जले रहुआ कॉपी किताब नहीं उठावत तो ले ई समस्या हमेशा से लाग रही, अच्छा काल पढ़ लेम, अच्छा काल पढ़ लेम, अच्छा काल पढ़ लेम, तो ई होत जात रहेला। तो एकरा से बचे के बा। और फिर हम फिर से एक बार बताओ तनी कि सोशल मीडिया से दूरी बटाई। मोबाइल के इस्तेमाल अगर पढ़े खातिर करता नहीं तो ऐसे बढ़िया कुछ और ही नहीं हो सकत। लेकिन अगर एक अलावा कोनो काम खातिर इस्तेमाल मोबाइल कर रहा बानी तो ई रौरा शिक्षा खातिर, ई रौरा परीक्षा खातिर घातक बाटे, हाँ कि ना। तो ओकरा से मुक्त हो जाए बाटे। ऐसा कोनो प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल नहीं करे के जौना से रौरा समय के बर्बादी होके, जौना से और कीमती वक्त नष्ट होके। उस सारा समय के बाद जौन सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहा बानी शॉर्ट रील स्क्रॉल करे में, जब रउरा अंगूठा घीस रहा होता होके नहीं तौना बेरा कोनो टीचर जे बा रात रात भर जाग के रोला खातिर मेहनत करेला
तो ओकरा मेहनत के ऐसा ही अपना पैरों तले मत रह दी, ओकरा के बेहतरीन तरीका से ओकरा साथ दी ओकर उ टीचर के, ताकि राउर भी भविष्य अच्छा से बन सके। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गई बा। देखिए भारत में पंचायती राज संस्था में जो महिला के जो सीट आरक्षित बाटे उ 33% बा। अगला सवाल देखी, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543 की 545। एनर्जी जे बा उ बनल रहे के चाहिए पूरा क्लास के अंदर। आ एक बार शेयर कर देल जाओ ताकि और लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ जाए हमनी के, हाँ कि ना। देखिए बीच बीच में ये आवत रही ताकि रोलिंग के रिवीजन जे बा, जैसे मान ली हिंदी के भीतर लाग गई तो रोज रोज हिंदी चल रहा बाटे, हाँ कि ना। लेकिन बीच में अगर एक आध दो दिन अगर सोशल साइंस के लगा देनी, हिंदी के लगा देनी, तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्टिव जो करवैले बानी, चाहे कोनो नया प्रश्न जे बा सामने आ जाए तो उस रिवीजन बनल रही, हाँ कि ना, ताकि कोनो प्रश्न जे बा भूली ना और मोटिव जौन बा जौन उद्देश्य से बाटे ओकर पूर्ति हो सके, ओकर प्राप्ति हो सके। चली 33 नंबर प्रश्न के जो सही जवाब बा ऑप्शन नंबर सी हो जाई 543। अगला सवाल देखी, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? गिरिराज प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, पुष्पदहल मंडल या इनमें से सभी? माओवादी नेता रुआ बताओ, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो देखिए माओवादी नेता जो रहा पुष्पदहल प्रचंड रहा, ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल सामने आ रहा बाटे, देखिए लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको यह बताना है कि लोकतंत्र के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोकतंत्र के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है कि नहीं, वो लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, यानी कि ऑप्शन उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ये भी सही है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना ये भी जरूरी है, गरीबी को दूर करना ये भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी हुई इनमें से सभी। उ थोड़ा वहां पे मिस्टेक हो गई बाटे, वहां पे मिसटाइपिंग हो गई, ओकरा के ठीक कली। इनमें से सभी हुई ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखी, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, उस ताप को क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप कहा जाता है, ज्वलन ताप कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो उसको क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, फटाक से 7 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। एनर्जी को बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए, छोड़ के कब तक भागिएगा? आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहां, यहाँ नहीं तो वहां, कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पढ़ लीजिए, वहां पढ़ लीजिए, जहां मन करे वहां पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, है नहीं। मोबाइल खाली बाबू सोना चोना मोना करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? पढ़िएगा तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे सोचिए कि चोरी चमारी करके जाके एग्जाम में बढ़िया नंबर ला लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है कि नहीं? वो आपको डिग्री आपके हाथ में तो मिल जाएगा, पर आपको आत्मा की कभी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी कि आप अपने मेहनत के बदौलत उस चीज को लेकर के आ पाए हैं, है कि नहीं? वो दिखाने के लिए, समाज में लोगों को खुश करने के लिए तो हो पाएगा, पर वो जिंदगी भर आपके आत्मा पे बोझ रह जाएगा। अगर अच्छा रिजल्ट अगर आपका किसी कारणवश नहीं आता है या फिर चोरी चकारी करके भी आप ला लेते हैं तब भी। इसीलिए हमेशा ईमानदारी जो है वो बरतना चाहिए आप लोगों को। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को देख के बताना है कि किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन है, वियोजन है, अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। इत्मीनान से देखिए और देख करके उसको बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे एक समीकरण आपके सामने दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार का है। इसमें आपको बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार का है। ये आप लोग का रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर, जो भी आप कह लीजिए, उसी चैप्टर का प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्या है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो फटाक से इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप देख पा रहे हैं ना कि जिंक जो क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है, बना रहा है क्या? ZnSO4 बना रहा है कि नहीं? जिंक सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चुटकी बजा के प्रश्न को ऐसे उसका जवाब दीजिए कि उड़ जाए, ऐसे हवा में उड़ जाए, हवा में, है कि नहीं? 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन है, वियोजन है, संयोजन है, इनमें से किस प्रकार का है? देखिए यहाँ पे जो है वो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं?
कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, CaO जो कि एक सॉलिड है, H2O जो कि एक लिक्विड है, और CaOH2 जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है। ये जो सब मिला करके जो समीकरण आपके सामने बन रहा है, आपको बताना है कि कौन प्रकार का समीकरण है। अरे इतना सारा समीकरण जो आपको आपके सामने से जो आ रहा है ना, बस इतना समझ लीजिए कि इसी में से एक आध दो आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा, है कि नहीं? तो आप लोग का एकदम से सही जवाब आना चाहिए। एकदम कहाँ आना चाहिए? सही जवाब आना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है भाई साहब? देखिए यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है ना, H2O के बाद प्लस, वहां पे एरो होगा। क्या होगा? एरो होगा। तो वो क्या हो जाएगा? एरो हो जाएगा। और ये अभिक्रिया क्या बन जाएगा? संयोजन अभिक्रिया बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, सफेद रंग का होता है, हरा रंग का होता है, लाल या फिर भूरा? किस रंग का होता है आपको ये बताना है। आपको क्या बताना है कि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका रंग कौन रंग के होखेला? हरा होखेला, सफेद होखेला, लाल होखेला कि भूरा होखेला? तो फेरस सल्फेट के जब बात हो जाई तो सब केहू के पता होके कि नहीं जवाब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाई, हरा रंग के होखेला, ग्रीन कलर के होखेला फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग। ऑप्शन नंबर सी, अरे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, जल का पीएच क्या है? 1 है, 7 है, 10 है कि 14 है? पीएच बताओ के बाद जल के, पानी के पीएच मान बताओ कि कितना होखेला। पीएच मान बताओ के बाद साथ साथ एक और इस सवाल का जवाब दे दी कि कितना कोनो कोनो भी मतलब चीज के अधिक अम्लीय होके के क्षारीय होके के का पैमाना बा, अगर बता सकता नहीं तो उहो बताई। चली तो यहाँ पे जल का जो पीएच मान होखेला उ 7 होखेला, और 7 जौन होखेला उ का होखेला? न्यूट्रल होखेला, उदासीनीकरण होखेला, उदासीन होखेला। ए पर कोनो ना, ए पर ज्यादा ना, ए पर अम्लीय होई ना क्षारीय होई। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल अरे सामने बा, पीएच में पी का एक जर्मन शब्द पोटेंज को सूचित करता है, जिसका अर्थ है, देखिए यहाँ पे पीएच में जो दिया है ना, जो पी है उस शब्द का मतलब होता है पोटेंज, जो सूचित करता है शक्ति का, मात्रा का, सांद्रण का या फिर घनत्व का। तो देखिए पी जो है ना पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? CaO, KOH, HCl या Na2O? 14 नंबर प्रश्न बा सामने आ गई बाटे। तो देखिए यहाँ पे आसानी से केहू देख करके बता सकता कि यहाँ पे HCl जे बा उ एगो अम्ल हुए, एसिड हुए, है कि ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। HCl सी में बाटे HCl, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहुआ सामने, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? 2003 में, 2010 में, 1909 में कि 1947 में? पुनर्निवास नीति, पुनर्वास नीति भी कह सकता नहीं ओकरा के, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। बताइए फटाक से बताइए। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? 2003 में, 2010 में, 1909 में या फिर 1947 में? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है, 2003 के अंदर जो है राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति लागू की गई थी। और अगला सवाल आपके सामने है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, दिल्ली से हुई थी कि तमिलनाडु से कि बिहार से? अरे बताइए बताइए बताइए, आपके आंख के सामने से 2 बार गुजार दिए हैं, इसके पहले भी। तो बता दीजिए फटाक से, हमको इसका सही जवाब देखना है आप लोगों के सामने और इसी कमेंट सेक्शन के अंदर। फटाफट से जितना लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए बार आए हैं तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यारों के साथ। बहुत बेहतरीन सेशन जो है रोज रात को 9 बजे से लेके आ रहे हैं, तो डेली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिना किसी संदेह के। का संडे का मंडे, हर रोज सप्ताह के 7 दिन बिना कोनो प्रश्न के, बिना कोनो दुख, बिना कोनो तकलीफ के, रतिया के 9 बजे डेली आ जाई, है कि ना? शानदार और लाजवाब ऑब्जेक्टिव करे खातिर। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब बा, राजस्थान से सबसे पहले सूचना के अधिकार के जो आंदोलन बा ओकर शुरुआत भई रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बा, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को? तो देखिए यहाँ पे ना तो सरकार को माना जाएगा, ना न्यायपालिका को माना जाएगा, ना संविधान को माना जाएगा। जब भी माना जाएगा तो राजनीतिक दल को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? राजनीतिक दल को जो है वो लोकतंत्र का प्रमाण माना जाएगा। काहे माना जाएगा? अगर कोनो राजनीतिक दल होबे ना करी तो फिर
इ लोकतंत्र का मतलब का रह जाई, फिर संविधान के का होई, फिर न्यायपालिका केकरा साथे काम करी, फिर सरकार बनाई के। यही से लोकतंत्र में जे बा उ राजनीतिक दल के लोकतंत्र के प्राण मानल जाला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, या इनमें से कोई नहीं? 18 नंबर प्रश्न जे बा सामने आ गई बाटे। इनमें से बताओ बाटे कि कौन प्रश्न जे बा, सॉरी कौन, अरे का बोल रहा है भाई, कौन प्रश्न के जे बा ई प्रश्न भाई का बोल रहा है तुम? एमे बताओ बाकी जौन प्रश्न देहल गइल बाटे ई 4 गो ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जे बा उ प्रश्न के देहल गइल प्रश्न के सही जवाब हुई। कभी कभी जीभ फंस जाला। खैर कोई बात नहीं, देखिए जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, या चौधरी चरण सिंह? कौन थे भाई साहब भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता? कौन थे? तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके पुत्र है राकेश टिकैत, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो देखिए इनमें से जो है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से 4 पार्टियों का नाम दिया गया है। एक कोई पार्टी ऐसा है जो क्षेत्रीय पार्टी दल है कि नहीं? आपके किताब के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो है वो निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो देखिए लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई मन में ना करे, है कि नहीं, कोई मन में ना करे भाई, सरकार कितना भी सख्ती बरत ले, अगर लोग उस चीज को फॉलो नहीं करे, भले चाहे जितना मारना है मार लीजिए, तब लोकतंत्र कभी सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब सरकार जब सख्ती बरतेगी तब तानाशाही आएगा, फिर इस तरह की चीजें जब होने लगेंगी तब क्या हो जाएगा भाई साहब? वो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोकतंत्र का जो सफलता है वो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। 22 नंबर प्रश्न, चलिए, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बहुसंख्यों का शासन, विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है आपको वो बताना है। सही गुण जो नहीं है, समानता का पोषक होना ही चाहिए, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होना ही चाहिए, विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता भी होनी चाहिए, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए। भाई ऐसे हो जाएगा तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका दोहन होने लगेगा, उनके ऊपर जाति होने लगेगी। इस वजह से लोकतंत्र का इसको सही गुण नहीं मान सकते हैं। बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण जो है वो बहुदलीय पद्धति है। क्या है? अच्छा, बहुदलीय पद्धति, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। हाँ, सर्वोत्तम गुण में आप नागरिकों की गरिमा के साथ आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, लोकतंत्र में बहुदलीय पद्धति तो होबे करता है, लेकिन उसका गुण पूछ रहा है ना, तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, या फिर नागरिक शास्त्र में? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना के अंदर की गई है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है। ऑप्शन नंबर डी जो है उसके साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? जब 7 से ज्यादा होई
जब का होई, जब 7 से ज्यादा होई तो क्षारीय होई, और जब 7 से कम होई तो अम्लीय होई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगर कौनो विलयन के पीएच मान 7 से ज्यादा बा तो ओकरा के हम क्षारीय कह सकतानी, ओकरा के बेसिक कह सकतानी। और 7 से अगर कम बाटे, 7 से अगर कम बा तो ओकरा के एसिडिक कह सकतानी, अम्लीय कह सकतानी। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा 26 के वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान निम्नांकित में से क्या होगा। तो बिलियन का पीएच मान जो निम्नांकित में से क्या होगा, 6 होगा। यानी कि एसिड जो है, अम्ल जो है, ब्लू लिटमस को लाल में बदल देता है, तो ये जो है एसिडिक गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, काहे कि पीएच का मान 7 से कम है, तो यह ना हो जाएगा एसिडिक हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार राज्य पंचायती अधिनियम बनाया था। पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार राज्य पंचायत अधिनियम बनाया था। 1904 में, 1905 में, 2006 में कि 1907 में, कब बनाया गया था भाई साहब। सब कोई बताइए, जवाब सबको देना है। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कैसे कि अब इससे बेहतरीन सेशन आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। हम पूरे दावे और पूरे भरोसे के साथ आपके सामने इस सेशन को प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका 100% इस सेशन का जो है आपके परीक्षा में लाभ हो। तो इस अंदाज में इस सवालों का नजरअंदाज मत कीजिए कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2006 के अंदर हुआ था। अगला सवाल, 2006 के बिहार राज्य पंचायती अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत को स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए। एगो ग्राम पंचायत के स्थापना के लिए आपको कितनी कम से कम आबादी होनी चाहिए, तब जाके हम उसको बिहार राज्य पंचायत मानेंगे। कब मानेंगे, चाहे उसको पंचायत हम कब मानेंगे, जब उसमें कम से कम 7,000 की आबादी तो होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1945 में, 1946 में, 1948 में कि 1949 में। तो देखिए यहाँ पे जो है भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था, 1946 के अंदर हुआ था ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, 1991 को जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। 1500 से अधिक, 1500 से कम, 1500 या इनमें से कोई नहीं। 1991 जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या जो हमारे भारत में है वो तकरीबन 1500 से भी अधिक है। सोचिए कितनी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में भाषाओं की। 1500 कोई कम भाषाएं नहीं होती है। मुश्किल से हम लोग कई को जानते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी, खूब लापालप हच के भोजपुरी, आ ओकरा बाद से हिंदी है। ये 3 गो भाषा हमनी के जान ली सन। एकरा अलावा भी अभी कितना सारा भाषा बा अपनी के देश में जौन बोलल जाला, है कि ना, जौन हमनी के नहीं जानत। हो सकता बहुत सारा भाषा हमनी के सुनले भी ना हो की, है कि ना। तो चलिए यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर ए 31 का बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी देश का, किसी भी राज्य का अगर आपको उसका जो विकास का जो सूचकांक है जिसके आधार पे आप माप सकते हैं कि वो राज्य विकसित है, वो देश विकसित है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी आवश्यक होगी। तब जाके आपको पता चलेगा कि अमुक जो शहर है, अमुक जो मतलब राज्य है, अमुक जो देश है वो क्या है, विकसित है कि नहीं है। तो इससे पता चलेगा, किससे, प्रति व्यक्ति आय से पता चलेगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक आपको बताना है कि कौन सा है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे जो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है वो सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए सभी सवाल का जवाब आना चाहिए सामने से,
ताकि पता तो चले कि कितना पता है और कितना सीखना आप लोग को बाकी है। ऐसे खाली देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। जवाब भी दीजिए ताकि आपका जो ध्यान है वो भटके नहीं, है कि नहीं, ध्यान जो है वो भटके नहीं। इसीलिए चलिए 35 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चीन में, अमेरिका में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताना है कि कौन है इसमें। चीन में है, अमेरिका में है, भारत में है, कहाँ है भाई साहब? तो भारत के अंदर है, सबको पता है रे। ये तो मतलब सरकारी ज्ञान है ना जो सबके पास होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास तो होना ही चाहिए। भारत जो है इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम मतलब है, इहो क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना ज्ञानी लोग इस वीडियो को देख करके गए हैं, थोड़ा हमको भी तो पता चले। चलिए अगला सवाल देखिए। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, या कुछ नहीं होत? अरे होत नहीं ना होता, कुछ नहीं होता। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास स्वाभाविक सी बात है भाई साहब। जब अचानक से जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, अचानक से क्या हो मतलब वृद्धि हो जाएगी, तब तो आर्थिक जो विकास है उसकी गति धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरह से उस जनसंख्या को मतलब हैंडल करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को मतलब फुलफिल करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए वो तैयार नहीं होता है, जिसके वजह से सारा बोझ जो है, जो उस मौजूदा हालात में जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं जिससे क्या बोलते हैं, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जब जनसंख्याएं बढ़ती है तो सारा लोड क्या होता है, उसी के ऊपर पड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो मंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? तीव्र आर्थिक व्यवस्था, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त में से सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का आर्थिक मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तीव्र आर्थिक विकास होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, रोजगार का सृजन होना चाहिए, निर्धनता का निवारण होना चाहिए, है कि नहीं, निर्धनता का निवारण होना चाहिए, है कि नहीं, रोजगार को सृजन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, मुख्य जो उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आर्थिक जो उद्देश्य था वो यही था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है। समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य के लिए, केंद्र के लिए, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची में रखा जाता है भाई, समवर्ती सूची में दोनों के लिए रखा जाता है कि नहीं, ये दोनों का विषय है। कोई ऐसा विषय है जिसपे दोनों अपना कानून अपने अपने लिए बना सकते हैं, वो उनके लिए होता है, वो समवर्ती सूची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। अगला सवाल देखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है? 10 गो है, 15 गो है, 18 गो है कि 22 गो है? समवर्ती सूची के अंदर 8वीं समवर्ती सूची बोल रहा है, 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया है? 10 को, 15 को, 18 को कि 22 को? तो जाहिर सी बात है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। चैप्टर वाइज जब करवाए थे तो सभी भाषाओं का नाम भी बताए थे। चलिए अगला सवाल देखिए। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उप धातु, क्या कहते हैं? सीसा और टीन की जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उप धातु कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। अब सुनिए, देखते हैं रेडियो घड़ी की दुकान पे बनता है, रेडियो वगैरह बनता है, या फिर मोबाइल वगैरह की दुकान पे देखिएगा कुछ वगैरह सोल्डिंग करना होता है, चाहे जम्फड़ मारता है, बहुत पतला वाला तार एक सर्किट से उठा के दूसरे सर्किट में क्या किया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है। तो जिससे चिपकाया जाता है ना वही वाला सोल्डर होता है। अब बहुत नरम होता है, इसे हाथ से आप उसको मोड़ सकते हैं, बड़ा आसानी से मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 40 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, हमारे पास है, ये हमारे पास है, आप लोगों के पास में भी बहुत सारे लोगों का होगा। निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक है? चांदी का, लोहा का, जस्ता का, क्रोमियम का? देखिए इसमें जो दिया गया है उसमें चांदी जो है वो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, क्योंकि इसको पीट पीट के उसका चादर बनाया जा सकता है, उसकी सीट बनाई जा सकती है, बहुत पतली बनाई जा सकती है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि वो अपने ऊपर कितना आघात बर्दाश्त कर सकता है। बहुत अधिक मात्रा में चांदी जो है वो आघात बर्दाश्त कर तो लोहा भी सकता है, ये जस्ता भी कर सकता है, क्रोमियम भी कर सकता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो चांदी का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए। एकमात्र अधातु जो द्रव्य रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन, सेलेनियम, सिलिकॉन या फ्लोरीन? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है जो एकमात्र ऐसा धातु है और द्रव्य रूप में पाई जाती है। द्रव्य रूप इन द सेंस की रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, आपको वो बताना है
इस सवाल का जवाब फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, 22 कैरेट में, 20 कैरेट में या फिर 12 कैरेट में? कितने कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? कितने कैरेट का सोना जो होता है वो शुद्ध होता है? आप इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 24 कैरेट सोना को क्या किया जाता है? एकदम एकदम शुद्ध सोना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारा जो होता है ना, जो गांव वगैरह में जो सोनार भाई बोले होते थे, तो पहले ना पित्तल का छूछी होता था आप लोगों को। उसमें क्या होता था? छूछी। उसको क्या बोलते हैं? भेल बोलते हैं ना, हमारे यहाँ उसको देहाती भाषा में उसको छूछी बोलते हैं, है कि नहीं? तो उसी छूछी को क्या करते थे वो लोग, उसी में मिला देता था गला गला के, है कि नहीं? उसको टाकी बोलते हैं, सोनारी भाषा में उसको टाकी बोलते हैं। पता नहीं उसका क्या मतलब होता है अंग्रेजी में, वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसको देहाती भाषा में टाकी बोलते हैं। और छुच्छी को गला करके वो लोग उसी में मिला देता था। अब तो खैर लोहा वगैरह का आता है, इस्पात वगैरह का आता है, तो अब वो लोग नहीं मिलाता है ये सब। लेकिन पहले पित्तल का आता था, एकदम पित्तल, वो उसमें जंग वगैरह कुछ भी नहीं लगता था, एकदम शाइनिंग होता था। जिन लोगों के घर में अभी होगा पुराना साइकिल वगैरह, कहीं ट्यूब वगैरह नहीं बदला तो उसके अंदर आप लोग देखिएगा वो मिलेगा। खैर चलिए, 44 नंबर, सही कथन को चुनिए। अधातुएं प्रायः गैस या ठोस होती हैं। धातु में ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। ब्रोमीन एक धातु है, क्रोमियम एक अधातु है। तो देखिए सही कथन जो इसमें क्या है, जो ऑप्शन नंबर बी है, ढासु। ढासु नहीं ना, अरे क्या बोल रहे हैं भाई। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अधातुएं जो है वो गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन धातुएं जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकती है, दोनों हो सकती है, तीनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना? परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु संख्या को, आवर्त को या फिर वर्ग को? किसको माना? तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना है? आपको यह बताना है कि मौलिक किसको माना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान को मौलिक माना है। अगला सवाल देखिए, तीन तत्व PSI तथा GE, अच्छा बी का क्या मतलब है, SI का क्या मतलब है, जी का क्या मतलब है, आप लोगों को ये भी बताना है। ये तीनों क्या है? धातुएं हैं, अधातुएं हैं, ए तथा बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है कि क्या है इसमें से। और इस सवाल का जवाब जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है क्लास खत्म होने के बाद। इस सवाल का जवाब हम नहीं बताएंगे। देखें तो सही कि कितना लोगों को पता है। इसको हम लिख देते हैं, इसको कम्युनिटी पे भी हम डालेंगे। 45 नंबर प्रश्न ये आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं पता है, आप ही लोग बताइए। चलिए आपको नहीं पता है, आप ही लोग बताइए। इतना देर मान लीजिए कि हमको नहीं पता है, ये आप ही लोग को बताना है। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया। अगला सवाल देखिए, आवर्त सारणी के उदा स्तंभ यानी कि ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं ना, वर्टिकल, वो वाला आवर्त होता है, वर्ग होता है, समजातीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? धात्विक प्रकृति घट जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति आपको बतानी है कि किस प्रकार की हो जाती है। कथन इसमें दिया गया है, उसी में से कोई एक कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनके ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है, क्या कहलाती है भाई साहब? क्षैतिज कतारें, हॉरिजॉन्टल। वर्ग कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं, अपरूप कहलाती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाती है भाई साहब? 48 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्त कहलाती हैं। अगला सवाल देखिए, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, दीर्घ आवर्त, लघु आवर्त, सामान्य आवर्त या फिर असामान्य आवर्त, क्या कहलाती है? तो देखिए आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं प्रथम आवर्त को जो है हम लोग दीर्घ आवर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? तो देखिए हमारे शरीर का जो नियंत्रण करता है स्थिति का और संतुलन बना के रखता है, उसका काम जो है वो अनुमस्तिष्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, पादप हार्मोन
साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो देखिए साइटोकाइनिन जो है वो सहायक होता है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर, या फिर कैक्टस पर? किस पे की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? हाँ जी, तो बिल्कुल जिनके दिमाग में चल रहा है ना छुई मुई, एकदम सही चल रहा है, एकदम सही रास्ते पे है, एकदम आप जा रहे हैं एकदम सीधा है, कोनो दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, या फिर श्वसन तंत्र का? 53 नंबर प्रश्न के सही जवाब बताओ एक बार कि वृक्क जौना के किडनी कहल जाला अंग्रेजी में, उ कौना तंत्र के भाग हुए? पाचन तंत्र के हुए, परिसंचरण तंत्र के हो, उत्सर्जन तंत्र के हो, कि श्वसन तंत्र के हो? तो देखिए वृक्क जौन बाटे ई जौन तंत्र के भाग हुए ओकरा के कहल जाला उत्सर्जन उत्सर अरे उत्सर्जन तंत्र कहल जाला, उत्सर्जन तंत्र के भाग हुए। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मोहब्बत हो गया है भाई साहब इस प्रश्न से, बोर्ड को हर बार पूछता है भाई, इस सवाल को तो हर बार पूछता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है जी? एड्स होता है, बेरी बेरी होता है, घेगा होता है, कि मधुमेह होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण जो रोग होता है आजकल घरे घरे या देहा देही मिल रहा है, वो है मधुमेह, है कि नहीं? आजकल गांव में चले जाइए तो हर घर में कम से कम अगर नहीं मिलेगा तो 2 मरीज आपको मिल जाएगा मधुमेह वाला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग के गांव में क्या हाल चाल है वो बताइएगा, हम अपने गांव का बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, खून प्राप्त होता है, संकेत प्राप्त होता है, या फिर वायु प्राप्त होता है? तो देखिए खोपड़ी के जो अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है? दाढ़ी या मूछ का उभरना, मतलब उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो देखिए यौनारंभ जो होता है ना, है कि नहीं, जब आदमी युवा अवस्था में पहुंचने लगता है तो ये जो लक्षण है ना, सभी लक्षण उसके अंदर शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है? तो देखिए यहाँ पे जो जितना लक्षण आप लोगों के सामने दिया गया है, जैसे स्तनों में वृद्धि होता है, नितंबों में भी उभार होता है, रजोधर्म का भी प्रारंभ होता है, तो ये सारा लक्षण जो है यौनारंभ के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, या फिर ये सभी है? नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है भाई साहब? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, तो ये वृषण भी उसी का हिस्सा है, शुक्रवाहिका भी उसी का हिस्सा है, और मूत्रमार्ग भी उसी का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृष में, या फिर शुक्राशय में? कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है शुक्राणुओं का मोचन? कहाँ होता है शुक्राणुओं का मोचन? कहाँ होता है? फटाफट से बताइए। 59 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और उसके सामने उसका प्रश्न जो है वो 59 नंबर आपके सामने लेकर के आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है इसका सही जवाब जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। और अगला सवाल आपके सामने है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, कि 4 होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या आपको बतानी है कि कितनी होती है। 100 गो प्रश्न है, 100 गो प्रश्न से भी ज्यादा प्रश्न है। अब चाहे 100 गो से 1 गो ज्यादा होके, चाहे 2 गो ज्यादा होके, चाहे 5 गो ज्यादा होके, लेकिन 100 गो से ज्यादा बाटे प्रश्न। तो पूरा सेशन के लास्ट तक ले देख के जाए एक बार, जितना लोग भी जुड़ल बा उ जुड़ल रहे। चली यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर का हो जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, 2 गो होके। अगला सवाल, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है? भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मनज बनता है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो है मनुष्य में निषेचन के जो फल स्वरूप बनता है वो बनता है युग्मनज बनता है, जिसको जाइगोट अंग्रेजी में शायद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल क्या है आपके सामने है, भौम जल क्या है? मतलब भौम जल का मतलब क्या? भूमि वाला जल, भूमि के अंदर का जल।
है कि नहीं। तो डैम का जल को कह सकते हैं, नालियों का जल को कह सकते हैं, या फिर भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टियों के रंध्र में पाया जाने वाला जल कहा जा सकता है, जहां से हम लोग खोद के हम लोग चप्पा कल से निकालते हैं, वही ना है जी भौम जल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? खादीन है, आहार है, बंदिश है, या इनमें से सभी है? आपको बताना है कि जल जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बारे में जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तब आप लोग को मिला होगा। तो ये जो है आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करवा रहे थे तब भी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सबका बताए थे, तो जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। खादीन भी है, आहार भी है और बंदिश भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी का जल, कुआं का जल, तालाब के जल की समुद्र का जल? भूमिगत जल आपको बताना है, जो भूमिगत जल के बाद तो कर उदाहरण बताना है आपको। तो देखिए कुआं जो होता है ना, वो एक भूमिगत जल के उदाहरण के स्वरूप आप उसको ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, बांध का उपयोग है उद्योगों में, सिंचाई व बिजली उत्पादन में, स्कूल व कॉलेजों में, उपयुक्त सभी में? बांध का उपयोग उपयोग कहाँ होता है भाई साहब? बांध का उपयोग कहाँ होता है? बांध का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए बांध का उपयोग जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? सिंचाई और बिजली उत्पादन में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, प्राकृतिक जलमार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को कहते हैं कुआं, डैम, चेक डैम, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्राकृतिक जलमार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को क्या कहते हैं? तो चेक डैम कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? बांध कहलाती है, कुआं कहलाती है, कुल्ल कहलाती है? इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए उस दिन को, उस दिन को याद कीजिए जब चैप्टर वाइज हम करवा रहे थे और आपको कुल्ल के बारे में हमने बताया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 33%। फिर कहां से आ गया ये? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष श्रेय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष श्रेय देने वाला मतलब उनका पक्षधर जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जा सकता है? नारीवादी कहा जा सकता है, सांप्रदायिक कहा जा सकता है, पाखंडी कहा जा सकता है, जिसको हिपोक्रेसी बोलते हैं अंग्रेजी में, पाखंड, या फिर उसको धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। इससे धर्म का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखिए कोई व्यक्ति जो अधिकार या अवसरों के मामले में महिलाओं का पक्षधर हो उसको नारीवादी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? देश की एकता को कमजोर बनाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, पाखंडी यह विविधता को अपने अपने में समेट लेती है, निर्णय लेने में विलंब करती है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? इस तर्क का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है क्लास खत्म होने के बाद, है कि नहीं? क्लास खत्म होने के बाद 70 नंबर प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए। अगला सवाल देखिए, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखना, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अपेक्षा सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम करने का भरपूर प्रयास। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के। देखिए भारत जो श्रीलंका में सत्ता में जो साझेदारी का संदर्भ जो है वो वहाँ की जो सरकार की जो नीतियां हैं वो सिंहली भाषी जो कि बहुसंख्यक है उनका प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? धार्मिक आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन या फिर राजनीतिक आंदोलन? देखिए वो आंदोलन जो लैंगिक समानता पर बल देता है तो उसको वो जो है वो नारीवादी आंदोलन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भूमि का पारिश्रमिक है, भूमि का पारिश्रमिक का मतलब क्या समझते हैं? पारिश्रमिक का मतलब होता है परिश्रम करने के बाद मिला हुआ धन या फिर मजदूरी, आप उसको कह सकते हैं, आप उसको ऐसा मान सकते हैं। तो भूमि का पारिश्रमिक क्या होगा? भूमि को क्या दिया जाता है? लगान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, विकसित राज्यों की
ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं विनियोग, पूंजी निर्माण दर, इनमें से कोई नहीं। विकसित राज्य की ऊंची होती है, क्या ऊंची होती है भाई साहब? प्रति व्यक्ति आय होती है, बचत एवं विनियोग होता है, पूंजी निर्माण दर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। विकसित राज्य की जो ऊंची होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। तो आपको बताया है ना कि किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का, किसी भी कस्बे का अगर पता करना है कि वो विकसित है कि नहीं है, तो उससे हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर लेंगे, तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा कि वो राज्य विकसित, मतलब वो जगह विकसित, कि वो स्थान जो है वो विकसित है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी कुचक्र, गरीबी कुचक्र है, किसने कहा था? पिगू ने, मार्शल ने, किसने कहा था? पिगू ने कहा था, मार्शल ने कहा था, एम जॉन ने कहा था, या फिर आर नक्स ने कहा था? किसने कहा था गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी कुचक्र है? तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर नक्स के द्वारा ये कथन दिया गया था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो शामिल है वो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, या फिर आप लोगों का सेवाओं का मूल्य है, या फिर वस्तुओं का मूल्य है, या इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दोनों जो है वो राष्ट्रीय आय के अंदर क्या है? शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, अविकसित कहलाता है, अद्विकसित अर्धविकसित कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जो है वो अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नेपाल है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है, कि श्रीलंका है? तो श्रीलंका जो है, अब तो श्रीलंका का हालत अभी सॉरी ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल इस विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण में शामिल हो सकता है। श्रीलंका का हाल तो अभी बहुत खराब है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण एक है। अगला सवाल देखिए, साख का अर्थ क्या है? ऋण लौटाने की क्षमता, विश्वास करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए साख का अर्थ जो है वो होता है ऋण लौटाने की क्षमता, और समाज में उस व्यक्ति की क्या भरोसा है, क्या लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं, ये भी मैटर करता है साख के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। अगला सवाल देखिए, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, चेक, या इनमें से कोई नहीं? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पे था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, या इनमें से कोई नहीं? एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है कि क्या होता है। तो ये होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, हम लोग कर रहे हैं सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, और साइंस का भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, और ये मिक्स ऑब्जेक्टिव है सभी चैप्टरों का, आपके सोशल साइंस का भी और साइंस का भी। आगे और भी इससे सेशन जो है जुड़ा हुआ आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए, तो 81 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विधि ग्राहम मुद्रा है? विधि ग्राहम मुद्रा आपको बताना है। चेक है, ड्राफ्ट है, 10 रुपए का नोट है, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ये 10 रुपए का नोट जो है वो विधि, ये 10 रुपए का जो नोट है वो ग्राहम मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? केन्स ने कहा था, मार्शल ने कहा था, पिगू ने कहा था, या फिर क्राउथर ने कहा था? किसने कहा था? बिल्कुल सही जवाब, जिनके दिमाग में भी केन्स चल रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? भूमि बंधन बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भूमि विकास बैंक का जो नाम पहले था वो भूमि बंधक बैंक था, भूमि बंधक बैंक था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, नाबार्ड का स्थापना वर्ष है 1980, 1981, 1982, 1983, कौन सा वाला है? नाबार्ड का स्थापना वर्ष आपको बताना है कि कब हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म भी बताइए हमको। तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने लोग होते हैं?
19 से मतलब 15 से 19, 15 से 20, या फिर 20 से 25, या फिर 25 से 30। तो देखिए कम से कम 1500, कम से कम 15 और अधिक से अधिक 20 होने चाहिए स्वयं सहायता समूह के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? कम से कम 10 आदमी तो चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के। अगला सवाल देखिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? SI, DBI, SEBI, RBI, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। देखिए शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है, जो शेयर बाजारों को क्या करती है, देख रेख करती है, ताकि कोई इस तरह का मतलब कुछ उलूल जुलूल ना हो, है कि नहीं, जो नियम बनाती है उससे संबंधित, तो वो सारी चीजें क्या है, वो कौन सा करती है? तो सेबी करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 6, कितने प्रकार के हैं? तो देखिए यहाँ पे जो बैंकिंग प्रणाली है देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो 3 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए इन सवालों का जो है ना एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजार चुके हैं, उसकी व्याख्या भी हमने करी है, तो इस वजह से कुछ अधिक आपको व्याख्या करके इस प्रश्न के अंदर नहीं बता रहे हैं, सवाल को सीधे उसके उत्तर से मुखातिब करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, कि तमिलनाडु में? तो देखिए यहाँ पे जो राउरकेला इस्पात केंद्र जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट है? बोकारो स्टील प्लांट आपको बताना है बिहार के अंदर है, झारखंड के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर है? तो देखिए आपको बताना है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बोकारो झारखंड के अंदर ही है और स्टील प्लांट वहीं पे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र के समुद्र के निकट अवस्थित है? देखिए प्रश्न जो इस तरह का जो आता है ना, वो परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। इसको यूं ही मजाक में लेने की भूल बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि आओ सनमा जाओ सनमा, एक बार आए झांके का होता, ओहो ऑब्जेक्टिव, ओहो हम तो कॉलेज बानी, अब पट से ना गोल झाड़ के भागे नहीं, उतरे ना होके के चाहिए। आइल बानी तो टिक के शुरू से लेकर लास्ट तक ले वीडियो देखी तब नु लाभ होई। अब डॉक्टर दवा लिखिए देवा रुआ घरे जाके ना खाई तो डॉक्टर के दोस्त थोड़े बा। डॉक्टर दवाइए नु लिखी घरे जाके रउरा मुंह में खियाई ना नु, तो कोनो भी मास्टर बा, कोनो भी टीचर जे बा, उ लोग रउरा के पढ़ाइबे नु करी, घरे जाके रउर तैयारी नानू कराई, हाथ धो के रउर नानू लिखवाई। अब रउआ बच्चा थोड़े बानी, 10th क्लास आ गइल बानी, एग्जाम अब रउरा नजदीक आ गइल बा, रउआ सामने आवे वाला बा, ओकरा के पास क के रउआ अब इंटरमीडिएट में प्रवेश करे, हाँ कि ना? तो अब रउआ बच्चा बानी, लेकिन अब उतना भी बच्चा नहीं की जितना रउआ अपने आप के समझे के प्रयास कर रहल बानी। थोड़ा सा बड़ा हो जाई अब, हाँ कि ना? बड़ा हो जाई अब, हाँ कि ना? चली यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न सामने आ गई बा, निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, या फिर भद्रावती? समुद्र के निकट जो अवस्थित है ना वो है भद्रावती। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग निम्न में कब लगाया गया? 1850 में, 1852 में, 1854 में, क्या 1856 में? तो भारत में पहला सूती वस्त्र का जो उद्योग लगाया गया वो कहाँ लगाया गया था आपको ये भी बताना है, और कब लगाया गया था ये भी बताना है। तो कब लगाया गया था ये तो हम बता देते हैं, लेकिन कहाँ लगाया गया था ये भी हम आपको बताए हैं, तो आप लोग हमको बताइए कि कहाँ कहाँ बताए थे हम। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल 92 का ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण? तो देखिए निजीकरण जो है ये औद्योगिक नीति से संबंधित, सॉरी राष्ट्रीयकरण जो है, इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? अच्छा, औद्योगिक नीति से संबंधित जो नहीं है वो आपको बताना है। वैश्वीकरण तो है, निजीकरण भी है, उदारीकरण भी है। राष्ट्रीयकरण नहीं होता, राष्ट्रीयकरण में होता है ना वो उसके नियंत्रण जो है वो केंद्र के पास चला जाता है, राष्ट्र के पास चला जाता है। तो ये औद्योगिक नीति के अंदर ये नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? असम में, कर्नाटक में, राजस्थान में, कि छत्तीसगढ़ में? तो देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का होखेला इहो बतैले रहनी, एकरो बारे में बताई लोगिन, हम तो बता देनी, हमार बारी आई तो हमरा के बताई, रोगरा लोग बताई, रोगरा लोग के नहीं बतैले बानी। चलिए 94 नंबर सवाल रोलिंग के सामने बाटे, तो एक सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी,
तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्पॉट हाइट कहा जाता है, विशेष ऊंचाई कहा जाता है, समुच्च रेखा कहा जाता है, या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्पॉट हाइट, विशेष ऊंचाई, समुच्च रेखा, या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन? तो देखिए उसको कहा जाता है ना स्पॉट हाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? काले रंग से, भूरे रंग से, नीले रंग से, कि लाल रंग से? नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाएंगे? है कि नहीं? यही हमने के पृथ्वी के नीला ग्रह थोड़े कह जला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? लीजिए सवाल देखिए, ये सब तरीका होता है सवाल पूछने का, एक एक सवाल को अलग अलग तरीके से, मतलब क्या भाई साहब, मतलब गजब बात है कि नहीं? कितना बेहतरीन है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदानों को किस रंग से दर्शाया जाता है? सफेद रंग से, नीला रंग से, लाल रंग से, कि हरा रंग से? अच्छा, मैदान कौना रंग के होखेला? कॉमन सेंस के बात बारे नु, थोड़ा सा बुद्धि लगा तो पता चल जाए। मैदान अगर केने ओकर फील्ड अगर केने ओकर होखेला तो कौना रंग के होखेला? हरा रंग के होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा, हरा रंग से दर्शावल जाए। अगला सवाल देखिए, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1880 में, 1883 में, 1885 में, या फिर 1893 में? इल्बर्ट बिल आपको बताना है कि कब पारित हुआ था। हाँ, कब पारित हुआ था जी? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1883 में हुआ था। आई क्या होता है इल्बर्ट बिल, हमको ये भी बताइए। बताए थे आप लोगों को? अरे बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, 1883 तो सही है। क्या होता है इल्बर्ट बिल बताइए, उसका जवाब भी दीजिए हमको। चैप्टर पढ़े थे ना, बोले थे ना पढ़ने के लिए, तो पढ़े भी थे। और जब क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाए थे तो इसका डिस्क्रिप्शन भी बताए थे, इसको एक्सप्लेन करके बताए थे कि नहीं बताए थे? तो 1883 तो इसका पारित का समय तो हो ही गया, लेकिन ये बिल था क्या इसके बारे में बताइए। अगला सवाल देखिए, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1993 में, 1994 में, 1905 में, कि 1936 में? तो देखिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो 1894 के अंदर पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अतिरिक्त प्रश्नों के तरफ। प्रथम आईसीएस कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं? आपके किताब के हिसाब से वो, हमको जहां तक समझ में आता है ना, वो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही आपके किताब में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगर कहीं सत्येंद्र नाथ बनर्जी अगर आपको लिखा हुआ एग्जाम में मिले तो आप उसको टिक कर लीजिएगा बिना किसी संदेह के, लेकिन किताब के हिसाब से सुरेंद्र नाथ बनर्जी हम इसमें चेक करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, प्रथम, एक फोटो दिया होगा आपके बुकों में, उसी के नीचे लिखा हुआ है वो जो अभी आपको बताए हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में, 1916 में, 1918 में, या फिर 1920 में? ये अतिरिक्त प्रश्न चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त प्रश्न है तो ये जरूरी वाला नहीं है। 100 गो आपको दिए थे ना कि 100 गो इसमें कराएंगे, तो 100 गो तो करवा दिए। अब हम अपने मन से बकिया का प्रश्न करवा रहे हैं, हम अपने इच्छा से करवा रहे हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। ये हमारा मन से हो रहा है। जो कहे थे, प्रॉमिस जो किए थे 100 गो करवाने को, तो करवा दिए। अब उसके बाद वाला प्रश्न करवाना। चलिए, अतिरिक्त प्रश्न इसको हम बोलते हैं। जो मतलब ना होता है कि जाते हैं हम लोग सब्जी वब्जी खरीदने, आए तो ऊपर से सब्जी वाला से धनिया मांग लेते हैं, थोड़ा हरा मिर्चा मांग लेते हैं, आए थोड़ा सा आदि का थोड़ा सा टुकड़ा मांग लेते हैं, है कि नहीं? क्यों कोई से नींबू थोड़ा सा मांग लेते हैं कि वो सब्जी वाला थोड़ा को नींबू दे दीजिए, या थोड़ा सा हरा मिर्चा धर दीजिए। तो वही वाला है आप लोग, बाकी सब काम तो हो ही गया है, ये ऊपर से दे रहे हैं, जिसको हम लोग देहात में लावा गोली बोलते हैं, है ना? लावा गोली बोलते हैं, वो वाला लावा गोली है। चलिए, तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1914 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से सभी? तो ये 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में जो इन सब किसी का जो हाथ था वो बहुत बेहतरीन तरीके से था, सबने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल, आप रे तो छाती फट जाएगा ऐसे ऐसे हिचकियाएगा तो। 104 नंबर प्रश्न आपके सामने, गांधी इरविन पैक्ट कब संपन्न
एक मिनट जवाब आप जवाब आप लोग दीजिए। जवाब आप लोग दीजिए, तब तक पानी पीते हैं। हाँ जी, तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब संपन्न हुई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था भाई साहब? 1931 के अंदर जो है वो संपन्न हुआ था। और ये जो है आप लोगों का सेशन का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों को काफी बेहतरीन लगा होगा। अरे लगा तो होगा ही, नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी उस पे आप लोगों को, अभी रहने दीजिए, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे कुछ मिलेगा थोड़ा समय के बाद, है कि नहीं? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए। किसी भी प्रश्न में हो सकता है कि आपको डाउट हो, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना डाउट लिख दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, उस डाउट को वहीं पे आपका क्लियर कर देंगे बिना किसी संदेह के। तो चलिए, सब किसी को शुभ रात्रि, और फिर मिलेंगे हम कब? अगले एपिसोड के अंदर। यानी कि आज रविवार है ना, तो कल है सोमवार, फिर सोमवार को मिलेंगे। यानी कि सोमवार से रविवार रात को 9 बजे हर रोज मिलते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भी मिलिए, बहुत मजा आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।